गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी लोग क्लास 11 की क्लास में सेल कोशिका संरचना एवं कार्य वाले चैप्टर्स में क्लास 11 में हमने जो चैप्टर आपको शुरू किया है कोशिका संरचना एवं कार्य, इस चैप्टर में हम आज भाग 5 पर डिस्कस करेंगे। भाग 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कोशिका कला की संरचना क्या होती है, जहां पर हमने दो मुख्य मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर डिस्कस किया था। आज से हम इस चैप्टर की मेन टॉपिक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी पर्पज यानी कंपटीशन एंड अदर पर्पजेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले कोशिका की बेसिक बातों को क्लियर कर चुके हैं। पहले में हमने कोशिका की बेसिक बातें, हिस्ट्री के बारे में, दूसरे में, तीसरे में हमने कोशिका का आकार, आमाप, किलर और संख्या पर डिस्कस किया था, और चौथे में हमने कोशिकांग के पहले कोशिका झिल्ली या कोशिका कला की संरचना को समझ लिए है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप सेल को अच्छे से जानना चाह रहे हैं, सेल के बारे में पूरा एक से और फर्स्ट से लास्ट तक डीप नॉलेज चाह रहे हैं, तो आप एक एक लेक्चर्स में जो भी चीजें समझाई गई उन्हें शुरुआत से पढ़ते आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए हम यहाँ पर देखते हैं। भाग 5 के अंतर्गत हम सभी लोग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिकांग पहले होते क्या है ये हम जान लेते हैं, नाम से क्लियर करते हैं। जब आप बायोलॉजी के वर्डों को डिफरेंशिएट करेंगे तो उनका अर्थ निकलना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे कोशिकांग, कोशिका के अंग, यानी द मेनी पार्ट्स ऑफ द सेल कैन नॉट विजिबल इन द नेक्ड आई, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स एंड प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म नोन एज द सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका के आंतरिक भाग में कुछ सूक्ष्मदर्शी भाग या संरचना पाए जाते हैं जिनकी कोशिका में विशिष्ट कार्य होते हैं। इन कार्यों को हम जीव द्रव्य में या साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में या इन भागों को देखते हैं जिन्हें हम बायोलॉजी के अकॉर्डिंग कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी अगर हम इसको कोशिका मान लें एक छोटी सी इकाई में, दिस इज द सेल, तो इस सेल के मिडिल भाग में दिस इज द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अलावा बहुत सारे एक झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली के बने हुए भाग हैं। हम उनको केवल बेसिक समझा रहा हूं, आगे हम डिस्कस करेंगे डीप में। इन भागों को ही हम कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, किसी भी पृथ्वी के जीवों में, ठीक है, चाहे वह प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे यूकैरियोटिक, दो ही प्रकार की कोशिका पृथ्वी पर है। इन सभी कोशिका, प्रत्येक प्रकार की कोशिका के अंदर 3 प्रकार के ही कोशिका पाए जाते हैं। वैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। दोबारा सुनेंगे, पृथ्वी पर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में सेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं उनके नाम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रव्य जालिका, लवक या प्लास्टिड, रिक्तिका या वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड राइबोसोम। इसके अलावा और भी कुछ है, बट हम ये मेन, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें से कितने कोशिकांग दोहरी झिल्ली के हैं यानी डबल मेम्ब्रेनस के बने होते हैं, कितने कोशिकांग एक झिल्ली के और कितने बिना झिल्ली के होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय और अंतःद्रव्य जालिका, these are the double membranous cell organelles, ये दोहरी झिल्ली की कोशिका होते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताते हैं, हमेशा याद रखें, किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, आगे हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, दोहरी झिल्ली की कोशिका नहीं पाए जाते हैं। लवक और रिक्तिका तथा लाइसोसोम, ये 3 ऐसे, लवक भी वैसे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत ही आता है जितने प्लास्टिड होते हैं, यहाँ ध्यान रखें, ठीक है। लवक को छोड़कर रिक्तिका और लाइसोसोम ये यूनी मेम्ब्रेनस यानी एक झिल्ली के बने हुए कोशिकाएं होते हैं, और राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस यानी जिसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। दोबारा सुन लेंगे, कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाने वाले एक झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली के कुछ मुख्य भाग कोशिकांग कहलाते हैं। इन कोशिकांगों को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। दोहरी झिल्ली की कोशिकांग लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, प्लास्टिड एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक झिल्ली की कोशिकांग जैसे क्लियर लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, और बिना झिल्ली की कोशिकांग जैसे राइबोसोम। तो हम इन सभी कोशिकाओं पर एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो हम लगभग 5 से 6 भागों में क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि ये कोशिकांग मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मेन पार्ट्स ऑफ द सेल हैं। सबसे पहले हम इन कोशिकांगों में, ठीक है, आज के लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है इसके बारे में ध्यान से समझते चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी एक मुख्य रूप से, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं, इंग्लिश में भी माइटोकॉन्ड्रिया और हिंदी में भी इसे माइटोकॉन्ड्रिया ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कहां से आया या माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप बाय टू ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। वन इज द माइटोस, माइटोस मींस होता है फिलामेंटस, एंड सेकंड वर्ड इज नोन एज द कॉन्ड्रियन, एंड कॉन्ड्रियंस मींस होता है ग्रेन्यूलस या ग्रेन्यूल्स। अगर हम फिलामेंटस की हिंदी देखें तो इसका अर्थ होता है बेलनाकार, और ग्रेन्यूल्स की हिंदी होती है दानेदार। अगर हम दोनों को जोड़े तो बेलनाकार एवं दानेदार, बेलनाकार एवं दानेदार मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड्स इज इंडिकेट इट्स शेप, यानी किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाने वाली दोहरी झिल्ली की वह संरचना जिसका आकार बेलनाकार व दानेदार होता है, बेलनाकार एवं दानेदार संरचना को ही हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। मींस द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इज इंडिकेट्स इट्स शेप, यानी वह अपनी संरचना के आधार पर इस वर्ड को पूर्ण रूप से डेरिफाइड या परिभाषित कर रहे हैं। आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की शुरुआत कैसे होती है, खोज की तरफ चलेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यानी डिस्कवरी कैसे होती है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कोलिकर। कोलिकर ने सबसे पहले इंसेक्ट मसल्स में, यानी इंसेक्ट मसल्स मींस होता है कीटों की पेशियों में, कोलिकर ने सबसे पहले इंसेक्ट मसल या कीटों की पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। ध्यान से सुनेंगे, कीटों की पेशी में यानी इंसेक्ट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, और देखने के दौरान इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया न रख के सार्कोसोम रखा था। मेरी बात को दोबारा सुनेंगे। द फर्स्ट टाइम डिस्कवर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाय द कोलिकर्स, and the colicus is discovered mitochondria inside the insect muscles cells and known as the sarcosome। सबसे पहले कोलिकर ने, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की और उन्होंने कीटों की पेशियों में इन्हें देखकर इसे सार्कोसोम कहा। इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, अल्टमान। अल्टमान ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, और अच्छे से अध्ययन किया, डिस्कस किया, और उसके बाद उन्होंने सार्कोसोम का नाम बदलकर इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। दोबारा सुनेंगे, सबसे पहले कोलिकर ने कीटों की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और उसका नाम सार्कोसोम रखा। पुनः अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को कंप्लीट निर्धारित किया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए सार्कोसोम, दिस इज द बायोप्लास्ट, यही बायोप्लास्ट है जिसको उन्होंने सार्कोसोम कहा था। लेकिन द वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल बेंडा। ध्यान से सुनेंगे, कार्ल बेंडा फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा और इनके नाम के आधार पर ही हम इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का खोजक बताते हैं। तो हिस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, केवल इतनी बातों में क्लियर है कि कोलिकर ने इंसेक्ट मसल में देखकर इसे सार्कोसोम कहा, देन उसके बाद में अल्टमान ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा, और पुनः इसके बाद में सी बेंडा या कार्ल बेंडा ने इस पूरे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। मैक्सिमम बुकों में लिखा हुआ है कि कार्ल बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का उपयोग कार्ल बेंडा ने किया था, इसलिए कार्ल बेंडा के नाम ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जाती है। आगे बढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या है, क्लियर, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दिस इज द वर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी एंड द, ठीक है, स्ट्रक्चर और द वर्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बेलनाकार दोहरी झिल्ली का कोशिकांग है। अगर हम इसकी संरचना को देखें,
This is the structures of mitochondria, double membranous, and inside the inner parts the matrix is present. इनके आंतरिक भाग में मैट्रिक्स पाया जाता है. डायग्राम से लगातार बनता रहेगा, बट वीडियो के डिस्टेंस को कम करने के लिए स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम संरचना को देखें तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कुछ विशिष्ट प्रकार से होती है. मैंने आपको इंडिकेटेड शेप यानी माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड्स के अकॉर्डिंग बताया. द शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज फिलामेंटस. तो आपको इस संरचना में एक बेलनाकार माइटोकॉन्ड्रिया का आकार दिखाई दे रहा है. हम ये जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में मुख्य संरचनात्मक इकाइयां क्या हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर की तरफ चारों तरफ से एक लेयर पाई जाती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द आउटर मेम्ब्रेन. यानी माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, सराउंड होता है, इसे हम बाह्य झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं. प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में मैक्सिमम जो बाह्य झिल्ली का आकार है ये 60 एंगस्ट्रॉम यानी 60 एंगस्ट्रॉम की मोटाई का होता है. इसके अंदर दूसरी लेयर माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर झिल्ली के बाद दूसरी लेयर पाई जाती है, एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज द इनर मेम्ब्रेन. आपको दूसरी झिल्ली दिखाई दे रही है. दिस इज फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन. से हम आंतरिक झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो 60 से 64 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के मध्य में, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों मेम्ब्रेनों के मध्य में कुछ स्पेस पाया जाता है. ठीक है, इस स्पेस को हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर कहते हैं, जिसकी भी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है. अभी हम इन तीनों लेयरों के बारे में अच्छे से समझेंगे. पहले संरचना को आप देखते चले. माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन स्पेस के रूप में अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाती है जगह जगह पर, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का, फिंगर लाइक पेनिट्रेशन का निर्माण करती है. इस प्रोजेक्शन या पेनिट्रेशन को हम क्रिस्टी कहते हैं. हिंदी में भी क्रिस्टी और अंग्रेजी में भी क्रिस्टी ही कहा जाता है. ध्यान रखें, क्रिस्टी मुख्य रूप से आंतरिक झिल्ली का धसाव होता है, जो F0 F1 पार्टिकल के मैक्सिमम अमाउंट को, अधिकतम मात्रा को अधिकतम संख्या में अटैच कराने का कार्य करता है. यानी क्रिस्टी के द्वारा, ठीक है, इनर पार्ट में मुख्य रूप से इनका आयतन बढ़ता है और अधिक F0 F1 पार्टिकल्स अटैच करते हैं. प्रत्येक क्रिस्टी पर टेनिस के रैकेट की जैसी, यानी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेनिस रैकेट लाइक या बैडमिंटन के आकार की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स कहते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में, इनर झिल्ली के आंतरिक भाग में तरल चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है. तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में डिस्कस किए. अब हम सारे पार्टों के बारे में एक और डीप बातें जान लेते हैं. आउटर मेम्ब्रेन ओनली वर्क फॉर द प्रोटेक्शन, केवल सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती है. एनी वन टाइप्स ऑफ द एंजाइम कैन नॉट प्रेजेंट द आउटर मेम्ब्रेन. कोई भी बाह्य झिल्ली के ऊपर कोई विशेष एंजाइम नहीं पाया जाता है. इनर मेम्ब्रेन में भी कोई एंजाइम नहीं पाया जाता मुख्य रूप से, जबकि यह क्रिस्टी के फॉर्मेशन में सहायता करता है. तीसरा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर में फर्स्ट एंजाइम ऑफ द क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल का पहला एंजाइम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर पर ही पाया जाता है, ध्यान रखेंगे. इसलिए पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर मैट्रिक्स पोर्शंस के पहले का मुख्य विशेष हिस्सा होता है. इसके अलावा क्रिस्टी का कार्य मुख्य रूप से F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम्स को मैक्सिमम अमाउंट में, ठीक है, लगाने का स्पेस देना है. और मैट्रिक्स के अंदर, दिस पार्ट इज मैट्रिक्स, ये जो इसका भाग है ये मैट्रिक्स है, और इस भाग में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम पाए जाते हैं. एक इंपॉर्टेंट रिमार्क जानते हैं, द मैक्सिमम कैटाबॉलिक एंड मेटाबॉलिक एंजाइम प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द सेल. एक कोशिका के अंदर सर्वाधिक कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं. पर द मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम, सबसे ज्यादा पाचक एंजाइम का, ठीक है, फॉर्मेशन या पाचक एंजाइम का स्त्राव लाइसोसोम के अंदर होता है. यानी कोशिका के अंदर लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल्स में सर्वाधिक पाचक एंजाइम पाए जाते हैं. आगे देखेंगे, एक F0 F1 पार्टिकल को अगर हम देखें तो इनर पेनिट्रेशन में क्रिस्टी होगी, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10 की पावर 4 से लेकर 10 की घात 5 के बीच में 10 टू पावर 4 टू 10 टू पावर 5 F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं.
एक क्रिस्टी पर हम अगर एक F0 F1 पार्टिकल को देखें तो इनकी संरचना टेनिस के रैकेट लाइक होती है और इनका मुख्य कार्य एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का संश्लेषण करना या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम को रिलीज करना होता है, जिसके कारण इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल पूरा होने से मुख्य रूप से एटीपी का फॉर्मेशन एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट मैं रिवाइज करता हूं। एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दो झिल्लियों से मिलकर बनी होती है। बाह्य झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन, इसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम होती है। इनर झिल्ली इसके आंतरिक भाग में पाई जाती है जिसकी मोटाई 60 से 64 एंगस्ट्रॉम होती है। ध्यान रखें, इनर और आउटर मेम्ब्रेन पर कोई भी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाए जाते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य में एक विशेष कक्ष चैम्बर पाया जाता है जिसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल कक्ष या चैम्बर कहते हैं, जिसकी मोटाई 60 से 70 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है और इसमें क्रेब्स साइकिल का पहला एंजाइम उपस्थित होता है। इसके अलावा इन इनर मेम्ब्रेन्स के आंतरिक भाग में कुछ भाग अंतर की तरफ धंसकर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले भाग को हम क्रिस्टी कहते हैं, जिस पर अनेक F0